हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो 9th क्लास अब स्टार्ट हो गया है, सीजन भी आ गया है। सीजन आ गया, अब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले नंबर सिस्टम पढ़ने वाले। इसमें हम डीपली आपको बताएंगे कि कैसे ही इसमें हल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताएंगे। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चले पहले हम आपको बताते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, कैसे कैसे इसको हल किया जा सकता है। अगर आप लोग की सपोर्ट मिले बहुत ही अच्छे से, तो हम डेली डेली आके आपको यहाँ पे MQS भी कराएंगे। जैसे कि मतलब टेलीग्राम में भी आके आपको सवाल पूछा जाएगा, मौखिक सवाल, ठीक है। हमें माफ़ कीजिएगा, कभी कभी हमारे मुँह से ही इंग्लिश भी निकल जाती है, तो कहे कि हम इंग्लिश मीडियम से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, इस वजह से, ठीक है। तो चलिए मैं आप बताता हूँ आपको पहला चैप्टर का। सबसे पहला जो कुछ बेसिक जानकारी लेना पड़ेगा आपको, कि बेसिक जानकारी क्या है। बेसिक जानकारी ये है कि जैसे आपने नया प्रश्नावली पे गए, 1.1 प्रश्नावली है, अब वहाँ पे गए कि पहला प्रश्न आप दिए गया। अगर पहला प्रश्न में क्या है आपको मैं एक बात बताता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम, ये तो पहला प्रश्न मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे बेसिक जो भी बात है मैं वो लिख करके आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेसिक अगर आपको मालूम है, अगर बेसिक आपका क्लियर है, तो फिर आपको प्रश्नावली पे जाते वक्त आपको ना टाइम ही नहीं लगेगा, यूं चुटकी बजाते ही आपका प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले ही क्या करना है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइजिंग करना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे आके हल करना है, कौन सा क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में यूं ख्याल आएगा कि भाई ये तो हम पढ़े हुए हैं, ये तो हमको समझ में आ गया है, इसका कॉन्सेप्ट हमको मालूम है। तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो हम पहले कुछ बेसिक ले लेते हैं। बेसिक के बाद फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे 1.1 का प्रश्नावली पे जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से और आसान भाषा में बताएंगे, ठीक है। तो पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। अगर आप लोग नया हो, पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्या है कि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर 9th क्लास अच्छा नहीं रहेगा ना, तो 10th क्लास में आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम का, समस्या का मतलब सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम से। ये नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम लिखे, नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ेंगे, संख्या के बारे में। अब संख्या दो तरह के होते हैं। संख्या कितने तरह के होते हैं, संख्या दो तरह के होते हैं। संख्या दो मतलब पहला होता है वास्तविक संख्या। हमने कुछ पहले लिख करके रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए और मेरा भी टाइम बच जाए, ठीक है। तो पहला जो लिख दिए हम यहाँ पे लिखे हम, क्या है, वास्तविक संख्या। एक है वास्तविक संख्या जो आप लोग को अच्छे से दिखता होगा, वास्तविक संख्या। दूसरा इधर आ जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं, काल्पनिक संख्या उसको कहते हैं हम जिसको हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पना किसको कर सकते हैं, आप वो 1 मिनट हम बताते हैं। क्या है काल्पनिक संख्या। जैसे काल्पनिक संख्या में मैंने एक क्वेश्चन लिया x² + 1 = 0। आप इक्वल टू मतलब बोल रहे हैं तो आप समझो कि बराबर, x² + 1 = 0। कुछ बात को आपको डीपली भी समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, उसमें भी फोकस करना चाहिए। बोलने का तरीका, सीखने का तरीका, ये सब भी आना चाहिए, ठीक है। तो x² + 1 = 0 होता है। अगर x² को बराबर करेंगे यहाँ पे, तो माइनस, उधर प्लस वाला है तो उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। तो ये जो x है ना, ये x को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। उसी तरह पे यहाँ पे आ जाएगा ना परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसका है, वास्तविक संख्या का एक भाग है। वास्तविक संख्या दो भागों में बटा रहता है, जो कि एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के ही यहाँ पे मेन काम है, ठीक है। इसको हम समझते हैं थोड़ा देर में। पहले हम इधर समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग नोट नहीं किए हो तो प्लीज़ आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अच्छे से सजा के कॉपी को नोट कीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप झट से देख सकते हैं उसको कि भाई फला जगह तो हमने ये पढ़ा था, तो उसको पलट के आप देख सकते हो, ठीक है। आप अपने अपने स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट में। तो यहाँ पे है क्या, पहला पे दूसरी पे ना आ गए, यहाँ पे है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखो मेरे साथ साथ आप भी लिखने की कोशिश करो ताकि आपका भी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो और अच्छे से फास्ट में लिखने का भी आपको आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जैसे हम बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या कौन कौन सी है भाई, ये भी तो बात है ना। गिनती की संख्या उसे कहते हैं जैसे हम गिनते हैं ना 1 2 3 4, सॉरी हम इंग्लिश में बोल देते हैं ना, तो हिंदी में 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते गिनते कहीं दूर तक भी चले जाए ना तब भी खत्म नहीं होने वाला है ये संख्या। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सॉरी एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से लिखते लिखते ना आप इंफिनिटी तक जाओगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं हम। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सिंपल बात है। ठीक है, 1 2 3 4 जिसको बोलते हैं उसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो है ना, बहुत आसान शब्दों में हम समझा दें इसको, प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा है यहाँ पे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर, इंग्लिश में है होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर किसे बोलते हैं? अब पूर्ण संख्या होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब होल नंबर इसको बोलते हैं अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को जोड़ दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। शून्य को क्या जोड़ दे भाई? अब किसमें जोड़े, किधर जोड़े शून्य, आगे पीछे क्या करे? नहीं, हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह करके आगे तक जाएगा ना, उसी को हम यहाँ पे अगर शून्य जोड़ के 1 2 3 4 5 6 इसको 6 ले लेते हैं और 7 8 इसी तरह करके अगर लिखते जाएंगे ना, ये शून्य जो लगा दिए ना, ये शून्य प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या के समूह में पूर्ण संख्या को ये 0 लगाने से वो क्या होता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। और सॉरी, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। कुछ हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। कुछ पहले हम बताएं कि हैंड राइटिंग आपका इम्प्रूव होना चाहिए ताकि लिखने का एक्टिंग भी आ जाए। ठीक है, तो दूसरे में हम ले लेते हैं यहाँ पे शून्य। अब शून्य का खोज। अच्छा, एक बात आपको मालूम है, शून्य शून्य हमने बोले अभी कई बार, आप लोग भी बोले 10 को गिनते हैं शून्य बोलते हैं और आगे भी शून्य लगाते हैं। तो आपको मालूम है शून्य का खोज किसने किया था? शून्य का खोज किसने किया था? यहाँ पे लिखा हुआ शून्य का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। और कितनी सी ईस्वी में किया था? ये बहुत 400 से 500 ईस्वी के इसमें किया था शून्य का खोज, मतलब जो आविष्कार बोलते हैं वही किया था। अब वो दूसरा में आ जाते हैं हम। दूसरा क्या है यहाँ पे? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर सभी धनात्मक व ऋणात्मक पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। सभी धनात्मक और ऋणात्मक सभी धनात्मक ऋणात्मक पूर्ण संख्या के समूह को अब क्या है? सभी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, यहाँ पे हम संख्या शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या कहते हैं जिसको हमको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है? पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूर्णांक संख्या क्या है? सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे हम एक मान लेते हैं, आपको यहाँ पे एक समझा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक संख्या रेखा बनाते हैं हम। ठीक है, संख्या रेखा पे एक बीचों बीच यहाँ पे ले लेते हैं, एक शून्य ले लेते हैं। शून्य से उधर अगर लिखेंगे तो 1 2 3 करके लिखेंगे। 1 मिनट हम यहाँ पे चिन्हित कर देते हैं।
जैसे यहाँ पे 1 दे दिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे ही और लिखते जाएंगे। उसी के बाद अगर यहाँ पे हम लिखेंगे और ये 1 2 3 4 इसमें अगर माइनस कर दे, ठीक है, ये माइनस के इधर मैं आप 0 से उधर अगर जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर 0 से इधर आ जाएंगे तो माइनस 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये जो माइनस के इधर है, 0 के जो इधर है ना, ये वाले सबको बोलेंगे हम ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब पूर्णांक है जो, वही बोलते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये जो आ गया सभी इसको बोलेंगे ऋणात्मक। यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है ना, ये माइनस को माइनस लगने की वजह से ऋणात्मक हो गया। अब उसके बाद 0 से उधर जाएंगे तो प्लस वाला है, प्लस वाला को हम धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल बात में है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, तो दूसरा में है क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ही है। पूर्णांक संख्या के प्रतीक जेड प्रतीक जो है वो जेड से किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्णांक संख्या का प्रतीक है जो वो जेड से किया जाता है। ठीक है, वो जेड कहाँ से लिया गया है, वो किताब में आपका भी लिखा हुआ जेड। देखो, जेड जो है वो जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या। इस वजह से हम यहाँ पे जेड लिया जाता है। जैसे यहाँ पूर्णांक संख्या को जेड से इंटीजर किया प्रतीक किया जाता है। पूर्णांक संख्या को लिखा तो इंटीजर नंबर जाता है। जैसे इंटीजर लिया जाता तो पहला लेटर आई लेना चाहिए था, लेकिन आई नहीं, आई को छोड़कर जेड लिया जाता है। आखिर क्यों लिया जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जेड जो है जर्मन शब्द ज़ैलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, उसी से लिया गया है। ठीक है, ये सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ना अच्छी मार्क्स के आ जाते हैं। क्या कि ये छोटे छोटे सवाल ही उस टाइम में बड़े लगने लगते हैं आपको। तो चलिए दूसरे पेज में हम जाते हैं। तो यहाँ पे शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। हाँ, ये तो बात है भाई, क्या कि अभी तो संख्या रेखा बनाए थे ना, संख्या रेखा पे देखे आप, ना उसमें धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है, ना ही उसमें माइनस का चिन्ह है, ना ही वो प्लस का चिन्ह है। इसीलिए यहाँ क्या है, 0 1, ना ही तो धनात्मक संख्या है और ना ही ये ऋणात्मक संख्या है। अब दूसरी बात पढ़ेंगे इसमें अभाज्य संख्या के बारे में। क्या है? अभाज्य संख्या के बारे में एक अलग संख्या है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वो संख्या जो केवल एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे। वो संख्या जो एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे, जिसका गुणनखंड 2 हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। अब वो कौन कौन सी संख्या है, देखो मैं कुछ उदाहरण लेके इधर में बताऊं। देखो ये 5 है, 5 देखो स्वयं से भी करता है, 5 से और 1 से भी करता है, ये हो गया अभाज्य संख्या। और दूसरा 13 है, 13 1 से भी करता है और 13 खुद से भी करता है। इसी तरह की और भी संख्या आप ले सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं 7 को ले लेते हैं। ठीक है, इस 7 देखो, 7 किसी से करता है, 7 एक खुद से ही कटेगा, उसके बाद फिर एक दूसरा 1 से ही कटेगा। इसी तरह से तो इसी का मतलब है यहाँ पे 2, क्या है यहाँ पे 2 हो, गुणनखंड 2 हो। गुणनखंड 2 का मतलब है कि 2 गुणनखंड हो, एक हो और एक स्वयं हो। स्वयं मतलब जो संख्या ऊपर है वही उसी से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हम बात कर रहे थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है 2 3 और 5 7 11 13 और फिर 17, इसी तरह से वो चलता जाएगा। जिसे जो अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े कि अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और वो खुद से भी कटे, एक से कटे और खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये संख्या जो हम एग्जाम्पल में लिए हैं, तो ये संख्या क्या है, किसी और दूसरी संख्या से करता है, 2 संख्या के अलावा किसी से भी नहीं करता। पहला करता होगा किसी 1 से करता होगा, और 1 से करता होगा, पहला जो है वो क्या है, 1 है, 1 से कटेगा। और दूसरा क्या है, वो जो 20 संख्या ऊपर लिया हुआ है ना, उस संख्या से ही कटेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे 5 ले लिए, 5 ही नहीं हम 17 ले लिए, 17 से ही कटेगा और कोई दूसरा संख्या से ये नहीं कटेगा। अब कैसे?
मान लीजिए यहाँ पे हम 17 ले लिए। अब 17 को अगर भागा करके देखोगे ना तो 17 किसी से भी नहीं कटेगा, एक 17 से ही कटेगा और दूसरा बात क्या है वो 1 से ही कटेगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है? वो 2 होता है। अब ये 2 जो है ना, ये 2 इतना यूनिक है। अब 2 जो है वो ऐसी कौन सी संख्या है, एक सवाल भी आता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी हो और सम संख्या भी हो। हमने सम संख्या के बारे में भी नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ देर में पढ़ा रहे हैं, तब उसके बाद हम ये सवाल करेंगे आपको। तो वो 2 है। 2 क्या है? सम संख्या भी है और वो अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या बोले तो कंपोजिटिव नंबर। अब वो संख्या जिसे 2 से ज्यादा गुणनखंडों हो। अब भाज्य संख्या में हमने क्या पढ़ा है कि 2 ही गुणनखंडों हो, 2 से ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे है क्या 2 से ज्यादा गुणनखंडों हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से ज्यादा गुणनखंड मतलब कुछ 2 से ज्यादा हो, जैसे 2 भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 4। जैसे 4 6 8 इसी तरह का संख्या आगे भी और भी लेते जाएंगे हम। उसका अगर गुणनखंड निकालेंगे, जैसे इसका गुणनखंड मतलब कितने से भागा लगता है, कितने से भाग लगता है, मतलब पूर्ण तक यह पूरा कट जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड। जैसे हम पहला 1 ले लेते हैं, 1 से तो ही कटेगा, अगर 1 से भागा देंगे, 1 को अगर 4 बार करेंगे तो 4 से हो जाएगा गुणनखंड। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 से आ जाएगा, ये 2 से आ जाएगा। उसके बाद ये खुद एक 4 से है तो 4 से ही आ जाएगा। अगर 4 है, 4 को अगर 4 से भागा देंगे तो 4 आएगा ना भाई, 4 से कटेगा ना। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो संख्या जिसे 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा भी गुणनखंड आ रहा है, 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी ले लीजिए, आराम से आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम चले जाएंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या बोले तो इवन नंबर, इंग्लिश में भी आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, आगे चल के हर चीज़ इंग्लिश में होने वाला है। तो सम संख्या बोले तो इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, 2 से पूरा भाग लग जाए, उसको हम बोलते हैं क्या? सम संख्या बोलते हैं। अब हम जो बोले उसको आप लिखने का कोशिश करो। वैसी संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। अब सम संख्या क्या क्या है? सम संख्या वो है, एग्जाम्पल के तौर में ले लेते हैं, जैसे 2 4 6, ये भी क्या है? पूरा 2 से कट जाता है। अब पूर्ण रूप से ये कट जाता है, मतलब भाग लग जाता है। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे ले लिए 10, इसके बाद आ गया 12, इसी तरह से आप डॉट करके यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब सम संख्या के बारे में जान लिए। सम संख्या होता क्या है? वैसी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरा भाग लग जाए, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्या के बाद अब पढ़ेंगे विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है? सम संख्या का अपोजिट है, इसमें है कुछ भी नहीं, बस अपोजिट है कि सम संख्या वैसी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको बोलते हैं सम संख्या। अब इसी का अपोजिट क्या है कि विषम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से भाग ना लगे, उस संख्या को हम बोलते हैं विषम संख्या। अब वो कौन कौन सी संख्या है? एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे पहले हम ले लेते हैं 3। अब 3 तो 2 से विभाजित नहीं होगा ना। इसी तरह हम ले लेते हैं इसमें यहाँ पे 5, उसी तरह हम ले लेते हैं 7, उसी तरह हम ले लेते हैं यहाँ पे 11। ठीक है, और 2 से विभाजित पूर्णतः नहीं होता है, या कुछ और भी संख्या ऐसी आता रहेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ गए कि विषम संख्या होता क्या है? वैसे संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। अगर 2 से आप 3 को भागा देखेंगे तो एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 से भागा देंगे तो 1 शेष तो रह जाएगा ना भाई, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, इस वजह से इसको हम विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे हमने शुरू में देखा था वास्तविक संख्या में दो तरह की संख्या होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या में तो मैं बता दिया था आपको कि काल्पनिक संख्या में वैसे संख्या को बोलते हैं जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पना मतलब जैसे मैंने एक सवाल दिया था आपको, x² + 1 = 0। अब उसमें से अब संख्या निकला था x बराबर होता है +1 - 1 √,
+1 -1, तो उस संख्या को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। आप उसी में आ जाते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दो तरह की वास्तविक संख्या होते हैं, एक होते हैं परिमेय संख्या और एक होते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इस चैप्टर में यही इसी का खेल है। अगर आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ गए, यहाँ तक वीडियो देख लिए, आपको ये प्रश्नावली जो 1.1 है ये चुटकी बजाते हुए हल हो जाएगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं एक दफा हम देख लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या को जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए बोलोगे ये p बटे q क्या है? अरे सर ये p बटे q है क्या? अब ये एक संख्या ले लेते हैं, जैसे आप p बटे q, पहले तो आप डिफिनेशन लिख लियो कि परिमेय संख्या कहते हैं किसे हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p बटे वैसी संख्या जिसे हम क्या है p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, और जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, अब उसी का दूसरा आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आ गया आपको। हम अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में तो समझ गए। परिमेय संख्या का वैध क्रम जो होता है ना वो अपरिभाषित होता है। जैसे वैध क्रम बोले तो उल्टा, आप कोई संख्या ले लिए उसका उल्टा कर दिए ना। परिमेय संख्या जैसे परिमेय संख्या कैसे p बटे q के रूप में, p बटे q मतलब इस तरह का जो संख्या आता है ना उसको हम p बटे q बोलते हैं। ठीक है, इसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसका उल्टा हो जाता है, जैसे कोई भी एक संख्या है, परिमेय संख्या का वैध क्रम अपरिभाषित होता है, q = 0 हो। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं कौशली संख्या ले लेते हैं एक, उसके बाद यहाँ पे अगर 0 आ गया, इसका वैध क्रम मतलब उल्टा, अगर इसका उल्टा हम कर दिए ना 0/1 आ गया तो ये क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित ये क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, इस तरह की संख्या अपरिभाषित हो जाता है। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए वीडियो, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने वीडियो के अंत तक बने रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा इसके बाद की प्रश्नावली 1.1 अच्छे से और सही से बताएंगे डिटेल के साथ कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक वीडियो में मुमकिन नहीं है कि हर चीज़ बता दिया जाए, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, आपको भी डिस्टर्ब होगा पढ़ने में, थोड़ा गिल्टी फील होगा कि कितना लॉन्ग वीडियो हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्रश्नावली 1.1 को लेके आएंगे, उसमें आसान भाषा में और अच्छे से उसको हल करके बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ तक आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।